चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दो लफ्जों से मिलकर बना है, कार्बो और हाइड्रेट्स। कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन से मुराद है ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन एटम के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होता है, हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं। ठीक है। अगर सिंपलेस्ट बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होती ही शुगर है। सिंपल डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की देखी जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी एक खास रेशियो में, एक खास अमाउंट में मौजूद होती है। और वो रेशियो क्या होती है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 रेशियो में मौजूद होती है। यानी अगर सिंपल एग्जांपल देखें, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन दो होंगे और ऑक्सीजन भी एक होगा। ठीक है। ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें देखा जाए तो बिल्कुल ये ऐसी ही एक रेशो निकलती है कि ग्लूकोज में कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं और ऑक्सीजन भी 6 होते हैं। तो दूसरी अगर ब्रॉड डेफिनेशन देखी जाए कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब यहाँ पे ये टर्म समझने वाली है, इसमें तीन बातें जो है वो मेन समझने वाली है। सबसे पहले तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन केमिस्ट्री के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो तो उसकी पहचान कैसे होती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई कार्बन मौजूद है और उसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, अगर उस कार्बन की एक साइड पे आर ग्रुप और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद है तो ऐसे ग्रुप को कहा जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। यानी डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के साथ अगर है तो एक साइड पे आर ग्रुप और दूसरी साइड पे अगर हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं एल्डिहाइड। अब यहाँ पे आर से क्या मुराद है? आर से मुराद है कार्बन की चेन। यहाँ पे कार्बन अटैच होंगे, एक कार्बन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, अप टू सोन, वो डिपेंड करता है एल्डिहाइड की वो कौन सी टाइप है। दूसरा आ जाता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कीटोन फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं जिसमें वो वाला कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है उसकी दोनों साइड पे अगर आर ग्रुप मौजूद है तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है कीटोन ग्रुप। और आर क्या होता है? कार्बन की चेन होती है, वो डिपेंड करती है कौन सा कीटोन ग्रुप है। तो ये डायग्राम में जैसे दिखाया गया है कि एल्डिहाइड में कार्बन जिस वो कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है उसकी एक साइड पे आर ग्रुप है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन। जबकि कीटोन में डबल बॉन्ड कार्बन के साथ दोनों साइड पे आर ग्रुप यानी कार्बन की चेन अटैच है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है कीटोन ग्रुप। अब उन्होंने कहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन की टर्म हो गई क्लियर। अब उन्होंने कहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बहुत ज्यादा तीन, दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो और उनके अंदर या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो और या कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब जैसे सिंपल सी मिसाल ले लेते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज हमारे पास एल्डिहाइड शुगर होती है। अब एल्डिहाइड शुगर किस तरीके से होती है? अच्छा, ये जो होता है ना फंक्शनल ग्रुप, बेसिकली CHO, जैसे ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इसके टर्मिनल एंड पे बिल्कुल ऊपर वाली एंड के ऊपर CHO लिखा हुआ है। हम इस CHO को यूं बंद करके भी लिख सकते हैं और ये जो ऊपर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से खोल के भी लिख सकते हैं। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अगर हम एक सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में देखें तो वो CHO होता है, अगर खोल के लिखें तो C डबल बॉन्ड OH होता है। ठीक है। अब अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज में हम सबसे पहले तो देखेंगे फंक्शनल ग्रुप मौजूद कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है? कार्बन एच सॉरी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अब देखें जो यहाँ पे कीटोन में टर्मिनल एंड पे कार्बन अटैच है उसके साथ ऑक्सीजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और दूसरी साइड पे कार्बन अटैच है और कार्बन की चेन अटैच है, मजीद 5 कार्बन अटैच है। तो ये ग्लूकोज बेसिकली क्या हुई? एल्डिहाइड हुई। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कैसे हैं देखा जाए तो ग्लूकोज में एक, दो, तीन, चार और पांच हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। इसका मतलब है ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है।
जबकि दूसरी बात आती है कीटोन की, तो फ्रुक्टोज भी शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो कीटोन पाया जाता है। जैसे यहाँ पे सेकंड जो कार्बन है, स्ट्रक्चर में देखें, सेकंड जो कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। यहाँ पे उन्होंने बॉन्ड शो नहीं करवाया, लेकिन बॉन्ड ऑक्सीजन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है। अब देखें, कार्बन की दूसरी पहली साइड पे भी कार्बन अटैच है और दूसरी साइड पे भी कार्बन अटैच है। इसका मतलब है कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन का है। और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने मौजूद हैं, 1 2 3 4 और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। इसका मतलब है कि फ्रुक्टोज जो है ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन शुगर है। तो उम्मीद है आपको इस बात से समझ आ गई होगी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर या तो एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो और उसमें 3 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद हो, तो उनको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। या कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जिनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि पानी की मौजूदगी में अगर उसकी ब्रेक डाउन करें तो टूटने पे वो हमें एल्डिहाइड और कीटोन ही देते हैं। अब इसकी एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हम स्टडी कर चुके हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, CmH2O होल N। अब इससे क्या मुराद है, Cm से हमने कहा ना कि कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं, यानी कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। तो यहाँ पे देखें, पानी के बाहर वाटर मॉलिक्यूल के बाहर H2O के बाहर ब्रैकेट लगा के उन्होंने N लिखा है। यहाँ पे M से मुराद है नंबर ऑफ कार्बन और N से मुराद है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब ये कार्बन के नंबर और पानी के नंबर सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये सेम ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल डीऑक्सीराइबोस में जो कार्बन है वो C5H10O4 है। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 रेशियो में नहीं आ रहा, बल्कि M और N एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से पाए जाते हैं, हमने पहले डेफिनेशन में भी डिस्कस कर लिया। 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है तो उसे एल्डोज शुगर कहते हैं। अगर किसी हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट में कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है तो उसे कीटोज शुगर कहते हैं। एल्डिहाइड की एग्जाम्पल में ग्लूकोज आ जाता है और कीटोन की एग्जाम्पल में फ्रुक्टोज आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिके करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो कलर की अगर बात की जाए ये वाइट होते हैं। और अगर इसकी फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो सॉलिड होते हैं, यानी वाइट सॉलिड होते हैं। पानी में हल होते हैं, सोलेबल होते हैं। इनका टेस्ट स्वीट होता है, मीठा होता है। लेकिन जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता जाता है, साइज में ये बड़े होते जाते हैं, इनकी स्वीटनेस कम होती जाती है। सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम प्लांट से हासिल करते हैं, वेजिटेबल सब्जियों से, फलों से, पीनट्स वगैरह से हम कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल कर सकते हैं। पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो अगर हम बात करें तो हमारी ज़मीन पे दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला माइक्रो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है। हमारी जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और सेलुलोज क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स ही होती है। प्लांट की सेल वॉल का तकरीबन 50 से 80% हिस्सा जो है वो सेलुलोज बना रही होती है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए से प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब जो प्लांट खुराक तैयार कर रहे होते हैं वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट को बनाने का तरीका क्या है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हुए कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का लफ्ज भी 2 लफ्जों से मिलकर बना है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। यानी लाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में खुराक बनाने का अमल, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने का अमल क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि प्लांट्स हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से पानी को लेके सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट के पत्तों के अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करके जमीन से वाटर और प्लांट से और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और साथ में ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन जो है वो प्लांट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, जिसे फिर हम ह्यूमंस और एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। तो इस रिएक्शन के दौरान में क्या बनता है, C6H12O6 जो क्या है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, 4 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले बात करते हैं मोनोसेक्राइड की। तो मोनो का लफ्ज जहाँ पे भी आए, मोनो का मतलब होता है वन और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। यानी मोनोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल होती है। यानी एक शुगर मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब है जब हम इसे तोड़ेंगे, इसकी ब्रेक डाउन करेंगे तो ये मजीद स्मॉल शुगर मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटेगा। एटम एलिमेंट्स वगैरह में तो टूटेगा, लेकिन इससे मजीद छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि सबसे छोटा शुगर मॉलिक्यूल कौन सा होता है, मोनोसेक्राइड होता है, ठीक है।
तो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल होता है उन्हें कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक तो ये है कि ये कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका जायका स्वीट मीठा होता है। जैसे हमने बात की ना कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है स्वीटनेस कम होती जाती है, लेकिन मोनोसेक्राइड तो है ही सबसे स्मॉल मॉलिक्यूल, बेसिक यूनिट्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, यानी से मजीद छोटे और शुगर मॉलिक्यूल्स में नहीं तोड़ा जा सकता। हाइड्रोलाइज का मतलब है पानी की मौजूदगी में किसी चीज़ की ब्रेकडाउन। तो हम इसकी मजीद ब्रेकडाउन करके छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स हासिल नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक है वो ये होता है कि मोनोसेक्राइड पानी में हल पजीर होते हैं। इसकी एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज ले लें। तो चीनी, सिंपल एग्जांपल ले लें। चीनी को अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो इजीली हल हो जाती है, तो वाटर सोलेबल होती है। अब मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन दो तरह से की जाती है। एक तो मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन की जाती है इनमें मौजूद फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे। दूसरी क्लासिफिकेशन की जाती है कार्बन के नंबर की बुनियाद पे। अब फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया, उसके बाद भी कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया। दो तरह के मोनोसेक्राइड होते हैं, एल्डोज और कीटोज। ऐसे मोनोसेक्राइड जिनके स्ट्रक्चर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा वो एल्डोज होंगे, जिनके स्ट्रक्चर के अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद होगा वो कीटोज होंगे। ये दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे। दूसरी टाइप की मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन आती है कार्बन के नंबर की बुनियाद पे, कि मोनोसेक्राइड के अंदर कितने कार्बन के आइटम्स मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है कार्बन एटम की। यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स की बात नहीं हो रही, कार्बन एटम्स की बात हो रही है। मोनोसेक्राइड में हम कार्बन एटम्स देखते हैं, लेकिन अगर डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड में जाएं तो वहां पे हम शुगर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो मोनोसेक्राइड में हम बात करते हैं कार्बन के नंबर्स की, नॉट शुगर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये खुद ही एक सिंपलेस्ट सा सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें हम कार्बन के नंबर को देखते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के मोनोसेक्राइड होते हैं जिसमें ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज होता है। अब ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री, यानी ऐसे मोनोसेक्राइड जिनमें तीन कार्बन मौजूद होते हैं। तीन कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को ट्रायोज कहते हैं। टेट्रा का मतलब होता है चार, टेट्रा से निकला है टेट्रोस, यानी ऐसे मोनोसेक्राइड जिनमें चार कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं उन्हें कहा जाता है टेट्रोस। पेंटा का मतलब होता है फाइव, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके मॉलिक्यूल के अंदर पांच कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं उन्हें पेंटोस कहा जाता है। हेक्सोस निकला है हेक्सा से। हेक्सा का मतलब होता है छह कार्बन, सॉरी सिक्स। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिक्स कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं उन्हें हेक्सोस कहते हैं। और हेप्टा का मतलब होता है सेवन, तो हेप्टा से लफ्ज निकला है हेप्टोस। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें सात कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं उन्हें कहा जाता है हेप्टोस। ये सारे मोनोसेक्राइड होते हैं। ये कार्बन की तादाद है। तीन कार्बन एटम वाला, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह, सात कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? मोनोसेक्राइड्स होंगे। नेक्स्ट आती है डाइसेक्राइड। डाई का मतलब होता है टू और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें दो शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उन्हें डाइसेक्राइड कहा जाता है। अब डाइसेक्राइड बनते कैसे हैं? जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो उन दो मोनोसेक्राइड के मिलने से क्या बनता है? डाइसेक्राइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से क्या बनेगा? डाइसेक्राइड बनेगा। अब वो जो दो शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं वो बेसिकली एक बॉन्ड के जरिए से ही मिल रहे हैं ना, तो डाइसेक्राइड बना रहे हैं। तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। डाइसेक्राइड का टेस्ट जो होता है वो मोनोसेक्राइड की निस्बत कम मीठा होता है। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है। मोनोसेक्राइड में एक शुगर मॉलिक्यूल था, लेकिन डाइसेक्राइड में दो शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए, अटैच हो गए, मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से इसका टेस्ट क्या हो जाएगा? फीका हो जाएगा एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड। ये पानी में सोलेबल होते हैं, इनका मोलिकुलर वेट मोनोसेक्राइड की निस्बत ज़्यादा होता है। और हम इन्हें हाइड्रोलाइज्ड कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज्ड मीन पानी की मौजूदगी में हम इसकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जब हम डाइसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसकी हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमें दो मोनोसेक्राइड्स हासिल होते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरह के डाइसेक्राइड होते हैं, एक होते हैं होमोजीनस और एक होते हैं हेट्रोजीनस। होमो का मतलब जहाँ पे भी है उसका मतलब होता है सेम, और हेट्रो का लफ्ज जहाँ पे भी है उसका मतलब होता है डिफरेंट। यानी होमोजीनस डाइसेक्राइड ऐसे डाइसेक्राइड होते हैं जिसमें जो दो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सेम होते हैं, यानी सेम टाइप के मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलके डाइस होमोजीनस डाइसेक्राइड बनाते हैं। अच्छा, यहाँ डेफिनेशन में देखिए, डाइसेक्राइड दैट कंटेन सेम शुगर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आप सेम शुगर मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेम मोनोसेक्राइड। शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे बेसिकली मोनोसेक्राइड्स ही हैं।
जैसे अगर इसकी एग्जांपल देखें तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं माल्टोस, और माल्टोस क्या होती है, डाइसेक्राइड होती है। हेटेरोजेनस डाइसेक्राइड की बात करें तो ऐसे डाइसेक्राइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें दो डिफरेंट टाइप के शुगर मॉलिक्यूल्स या दो डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं और डाइसेक्राइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो ये सुक्रोज बनाते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो ये लैक्टोज बनाते हैं। तो इसमें दो डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलके और एक नया डाइसेक्राइड बना रहे हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हेटेरोजेनस डाइसेक्राइड कहते हैं। नेक्स्ट आता है ओलिगोसेक्राइड। अच्छा, ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर, यानी इसमें कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं। जो अमाउंट होती है इसमें मोनोसेक्राइड की या सिंपल शुगर की, अच्छा मोनोसेक्राइड्स को सिंपल शुगर भी कहा जाता है। अब डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में जहां पे भी सिंपल शुगर का नाम लफ्ज आ रहा है उसका मतलब है मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में 3 से लेके 10 सिंपल शुगर मौजूद होते हैं, यानी 3 से लेके 10 तक जब मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो वो ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। ओलिगोसेक्राइड को हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, यानी इसकी फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसकी फर्दर ब्रेक डाउन करने पे भी हमें मोनोसेक्राइड हासिल होंगे। अगर इनके टेस्ट की बात करें तो ओलिगोसेक्राइड डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड की निस्बत लेस स्वीट इन टेस्ट हो गए और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बाकी दोनों की निस्बत ज्यादा होगा। इसके एग्जांपल में फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड और ग्लैक्टो ओलिगोसेक्राइड आते हैं। जो चौथी टाइप है वो होती है पॉलीसेक्राइड। पॉली का मतलब होता है मैनी। अच्छा, यहाँ पे ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा। सेक्राइड का मतलब होता है शुगर, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके, बहुत ज्यादा मैक्रो मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, एक बड़ा शुगर मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अब पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो बहुत से सेक्राइड यूनिट से, यानी बहुत से मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं। तो इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, इसकी हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इनकी हाइड्रोलिसिस पे भी हमें मोनोसेक्राइड हासिल होते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट मोनोसेक्राइड हासिल नहीं होते, बल्कि पॉलीसेक्राइड पहले डाइसेक्राइड में टूटते हैं और डाइसेक्राइड फिर आगे मोनोसेक्राइड में टूटते हैं। इनका टेस्ट टेस्टलेस होता है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत बड़ा होता है। अब जो पोली है उसका मतलब मैनी है, तो इसका मतलब है कि 10 से लेके 100 1000 की तादाद में जब मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे तो वो पॉलीसेक्राइड बनाएंगे, तो इसका मतलब है इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से ये टेस्टलेस हो जाते हैं। जैसे हमने स्टार्ट में कार्बोहाइड्रेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता जाता है इनकी स्वीटनेस कम होती जाती है। मोनोसेक्राइड सबसे छोटे होते हैं, वो सबसे ज्यादा मीठे होते हैं। डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड से बड़े होते हैं तो उनका टेस्ट थोड़ा फीका हो जाता है। ओलिगोसेक्राइड डाइसेक्राइड से बड़े होते हैं तो उनका टेस्ट मजीद फीका हो जाता है। लेकिन पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड की निस्बत पॉलीसेक्राइड सबसे बड़े होते हैं, तो इस वजह से ये टेस्टलेस हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाती है ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, ये सारी चीजें पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल में आ जाती हैं। अब पॉलीसेक्राइड की भी दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है होमोपॉलीसेक्राइड और एक होते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमो का मतलब पीछे भी हमने देखा सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमोपॉलीसेक्राइड ऐसे पॉलीसेक्राइड होते हैं जिसमें सेम टाइप के मोनोसेक्राइड्स या सेक्राइड यूनिट्स आपस में मिलते हैं और वो पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, ये कॉर्न्स में पाया जाता है, ग्रेन्स में, मकई और बाकी अनाज वगैरह में पाई जाती है स्टार्च। ग्लाइकोजन जो होती है ये हमारे मसल्स और हमारे लिवर में पाई जाती है। हेट्रोपॉलीसेक्राइड की बात करें तो ऐसे पॉलीसेक्राइड जिसमें डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं और वो एक लार्ज पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड आपस में मिलकर एक लार्ज पॉलीसेक्राइड बनाते हैं डिफरेंट टाइप के, उसे कहते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। जैसे सेलुलोज हो गया, सेलुलोज पाया जाता है प्लांट की सेल वॉल के अंदर। तो ऐसे पॉलीसेक्राइड जिसमें सेम टाइप के सेक्राइड यूनिट मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसे होमोपॉलीसेक्राइड कहते हैं, और ऐसे पॉलीसेक्राइड जिसमें डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड आपस में मिलके एक लार्ज पॉलीसेक्राइड बना रहे हैं उसे कहते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। अब ग्लाइकोजन क्या होती है? अच्छा, जब हम ग्लूकोज लेते हैं, हमारी फूड के अंदर, हमारी खुराक के अंदर ग्लूकोज मौजूद होती है, तो जब हम ग्लूकोज लेते हैं ना तो जितनी हमारी बॉडी को उस ग्लूकोज की जरूरत होती है उतनी हमारी बॉडी उस ग्लूकोज का इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन जो एक्सेस ग्लूकोज होती है, जो ज्यादा जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ जाती है, वो क्या होती है हमारे ब्लड के अंदर, उसे ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा है, जो एक्सेस ग्लूकोज है हमारे ब्लड के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है। ये ग्लाइकोजन जाके फिर हमारे लिवर और हमारे मसल में
स्टोर हो जाती है, कुछ हद तक हमारे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और ब्रेन में भी स्टोर हो जाती है। हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन जो होती है वो ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म होती है। बाज़ औक़ात जब हम ज़्यादा देर तक खाना नहीं खाते, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और हम काफ़ी देर तक खाना नहीं खाते, जैसे फॉर एग्जांपल रोज़े की हालत में, फास्टिंग के केस में हम ज़्यादा देर तक खाना नहीं खाते, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर हुई हुई थी ना, वो ग्लूकागोन हार्मोन एक होता है, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, उस ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। जब उस ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और वो ग्लूकोज हमें क्या देती है, फिर एनर्जी देती है। बेसिकली हम खुराक क्यों खाते हैं, हम खुराक खाते हैं क्योंकि उसमें मौजूद होती है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन जब हम ज्यादा देर तक खुराक नहीं खाते, तो आपने अक्सर नोट किया होगा, आपको भूख लगी है, आपने कुछ नहीं खाया, तो कुछ वक्त के बाद आपकी वो भूख मर जाती है, आप कहते हैं अब तो मेरी भूख ही मर गई। तो वो बेसिकली भूख किस वजह से मरती है, कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हुई हुई थी ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो ग्लाइकोजन क्या हुई, ब्रेक डाउन हुई और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई। ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर उस ग्लूकोज ने हमें एनर्जी प्रोवाइड कर दी। एनर्जी प्रोवाइड करने पे हमें भूख जो है उसका एहसास नहीं होता, क्योंकि बॉडी ने खुद ही एनर्जी प्रोवाइड कर दी है हमें। तो ग्लाइकोजन बेसिकली पॉलीसेकेराइड ही होता है और ये ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म होती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सबसे पहला फंक्शन तो ये होता है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम इसे कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म करने के लिए। तकरीबन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होते हैं। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जिसको ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी खुराक की डाइजेशन वगैरह करने में हमें हेल्प करते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट उन बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ग़िज़ाइयत प्रोवाइड करती है, ताकि वो बैक्टीरिया जो है वो अच्छे से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर मिनरल बैलेंस है उसको भी मेंटेन करने में कार्बोहाइड्रेट रोल प्ले करते हैं, और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में भी कार्बोहाइड्रेट का